बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर फरह अमीन और आपको क्या आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूं। आज़ादी बेशक एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कभी गौर करें कि अगर हमारे पास आज़ादी ना होती तो क्या होता। क्या आज हमारे चेहरों पर उसी तरह मुस्कुराहटें होती? क्या हम इसी तरह जोश और जज्बे के साथ आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे होते? क्या हम खुल के दिल की बात कर सकते? तो शायद इसका जवाब यही है कि नहीं। सलाम है कायदे आज़म की सोच, मेहनत और कुर्बानी और लगन को और कोशिशों को। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने मुरझाई हुई रगों में दोबारा से जोश और जज्बा और एक मोहब्बत और लगन की एक नई रूह फूंक दी। सलाम है उनको जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर हमें आज़ादी की फ़ज़ाएं दी। सलाम है उनको जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। आज हम पाकिस्तान के इस यौम आज़ादी को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए एक म्यूज़ियम में आए हैं और ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जिसका सफ़र और जिसकी तमाम तर जदोजहद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यौम आज़ादी मुबारक शमशीर। खैर मुबारक, आपको मुबारक। खैर मुबारक। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे म्यूज़ियम में मौजूद हूँ जहाँ पे हमारी आज़ादी के सफ़र की तमाम यादें मौजूद हैं। लेकिन ये म्यूज़ियम ऐसा म्यूज़ियम है कि तारीख़ में इस जैसा म्यूज़ियम मेरे ख्याल में कोई और मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये एक स्टूडियो से शुरू होकर, इस स्टूडियो में सिर्फ एक मेज़ कुर्सी थी और वहाँ से शुरू होकर ये आज एक बाकायदा एक मुकम्मल तौर पर स्टूडियो और म्यूज़ियम और बहुत सी और चीज़ों का रूप धारे हुए हैं। लेकिन ये जो मेज़ कुर्सी का सफ़र है और म्यूज़ियम तक का, ये कितने अरसे पे मुहित है शमशीर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम पाकिस्तान के फर्स्ट नेशनल डिजिटल हिस्ट्री म्यूज़ियम में और इंटरेक्टिव म्यूज़ियम में। बेसिकली हमने ये सफ़र स्टार्ट किया 2007 में। अच्छा। और 2018 में बेसिकली इनिशिएटिव हुआ इस म्यूज़ियम का। तो आपको पता है 1 दहाई का हमने सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक मेज़ से एक म्यूज़ियम का सफ़र जो था। ठीक है। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं, इस म्यूज़ियम का विज़िट देते हैं। बेसिकली आपको पता है यौम आज़ादी जो है हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस म्यूज़ियम के अंदर 1940 टू 1960 हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन, इसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद रिफ्यूजीज़ महाजरीन हिजरत करके आए, उन्होंने माइग्रेशन की इंडिया टू पाकिस्तान, हाउ दे सर्वाइव, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। शमशीर, अभी मैं यहाँ पे एंटर हुई हूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्ते, बहुत लिबास यहाँ पे लटके हुए देखे थे। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये किस चीज़ की? यस, इससे पहले अगर हम सेक्शन की तरफ जाएँ, उससे पहले इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट का आपको समझाना कि बेसिकली ये हमारी जर्नी ऑफ होप है, उम्मीद का सफ़र। आपको पता है 1947 में जो माइग्रेशन हुई, वो माइग्रेशन हिजरत जो थी इंडिया टू पाकिस्तान हुई। तो वहाँ से जो लोग आ रहे थे उन्होंने अपना सारा कुछ सामान छोड़ा वहाँ पर। उनके पास सिर्फ अपना क्या था? ड्रेस था सिर्फ। पाकिस्तान के एक फेमस फैशन डिज़ाइनर थे अरशद फ़ारूकी, उन्होंने उन लोगों को डेडिकेट किया जो माइग्रेशन करके आए 1947 में इंडिया टू पाकिस्तान। हमारे पास उस टाइम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था ट्रेन, तो ट्रेन के थ्रू आए, सिर्फ उनके पास अपना लिबास था। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि कितनी मुश्किलात में वो लोग सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, इसीलिए इस सेक्शन का नेम है जर्नी ऑफ होप, उम्मीद का सफ़र। जी, मुझे यहाँ पे म्यूज़ियम के काफ़ी सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन शमशीर सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यस, अभी हम म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं और ये हमारे म्यूज़ियम का फर्स्ट सेक्शन है और इस सेक्शन का नेम है ग्रैंड मा सेक्शन। ग्रैंड मा सेक्शन, ग्रैंड मा सेक्शन एज ग्रैंड मा। यस, जैसे दादी अम्मा स्टोरी टेलिंग करती है, ये म्यूज़ियम भी आपको कहानी सुनाएगा। किसके बारे में कहानी सुनाएगा? पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ से हमारे म्यूज़ियम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान क्या करती है? बेसिकली लेटर्स इकट्ठे करती है, कुछ चीज़ें हिस्ट्री के मुतालिक, पाकिस्तान के कल्चर के मुतालिक। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं लाइक डैट। इंडिया के जैसे हीरोज थे अमिताभ बच्चन, उनके वालिद ने अपने दोस्त को खत लिखा पाकिस्तान, वो हमारे पास मौजूद है। वाओ, ये लिखा हुआ प्यारे भाई तस्लीमात। यस, थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास आप इनको जूम करके पढ़ भी सकते हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ चेक बुक्स हैं और पाकिस्तान का फर्स्ट पासपोर्ट जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का था। तो ये हमारा यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है कि सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान बेसिकली काम किसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये वैसे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि बहुत से ऐसे एजेड लोग यहाँ पे आते हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, तो आई साइट का बहुत मसला हो जाता है, तो उसके लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि आप जूम करके उन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तस्वीरें किन की हैं? ये तस्वीरें उन फैमिलीज़ के लिए हैं जिन्होंने डेडिकेशन दी इन म्यूज़ियम के लिए और इस म्यूज़ियम के अलावा पाकिस्तान के लिए। तो डिफरेंट फैमिलीज़ ने यहाँ पे वर्क किया, उन लोगों की यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई। ओके जी, ये मुझे लोगो लग रहा है, ये किस कंपनी का लोगो है? जैसा कि हम जानते हैं हर रियासत का, हर कंट्री का, हर कंपनी का एक अपना लोगो होता है। बिल्कुल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई वो तजारत की गरज से आई, तो उनका एक लोगो था।
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली कोर्ट ऑफ ऑर्डर भी है, ऐसे आप लोगो भी कह सकते हैं। वाह, बड़ी बात है कि उस दौर में भी लोगो Yes. बनाए जाते थे। Yes, बहुत बिल्कुल। बात है। लेकिन हमें आज़ादी का किस वजह से बहुत ज़्यादा एहसास होता है या ज़रूरत होती है? यहाँ पे कंपनी राज लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, अगर आज़ादी को पढ़ना है, सीखना है, इससे के लिए हमें थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कंपनी राज तक जाना पड़ेगा। हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई 16th सेंचुरी में, बिल्कुल। और यहाँ पे आखिरी मुगल बादशाह आते हैं बहादुर शाह जफर। उनके बाद क्या होता है, बेसिकली जंग प्लासी के बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस आती है हमारे पास। बिल्कुल। जंग आज़ादी लड़ते हैं 1857 में, 1857 में हम लड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बेसिकली हम वो जंग हार जाते हैं। हमसे मुराद मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे उसमें शामिल थे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बेकायदा ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। ओके, मुकम्मल तौर पे हम ब्रिटिश Yes. के अंडर आ जाते हैं। और उसके बाद हम जदोजहद करते हैं। उसके बाद लोग जो हैं इनसे आज़ादी लेने के लिए, ब्रिटिशर्स अच्छा, इनसे आज़ादी लेने के लिए वो Yes. सामने मुझे काफी बड़े बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं। Yes. वो किस चीज की आपने वो निशानी बेसिकली बताई? जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, हमने उनका लोगो भी देखा, हिस्ट्री भी देखी, हाँ। लेकिन हमने वो यहाँ पे बेसिकली ट्रेड की गरज से आए, तिजारत की गरज से आए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए आए। तो ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, तिजारती कंपनी। हाँ। बेसिकली वो यहाँ पे तिजारत करने की गरज वैसे से ये आए थे। इन बॉक्सेस में क्या होता था? स्पाइसेस मिसाले होते थे, मिसाले। यस, वो इसी तरह लेके और आते थे। असला भी होता था। हाँ, नहीं, मिसाले ज्यादा होते थे शुरू में। अच्छा, Yes. शुरू में, यानी कि बाद में हाँ। शायद इस तरह की भी कोई चीजें आना शुरू, आती क्योंकि ही उन्होंने रही। अपनी सिक्योरिटी के लिए जब आर्मी बुलाई तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो है असला भी आया। अच्छा, ये किस लिए? मैंने आपको बताया ये एक डिजिटल म्यूजियम है, इंटरैक्टिव म्यूजियम है। तो जो हमने हिस्ट्री देखी, कंपनी राज, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश राज, तो उसको हम इस वीडियो में भी देखेंगे। थोड़ा सा दिखा सकते ओके, यस। अब ये मुगल दरबार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मुगल दरबार था, और इस तरह से उसके बाद हमारे पास क्या आया, ब्रिटिश राज आया, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसी तरह से। अब ये थ्रू सी वे, समुद्री रास्ते से वो आए थे। हाँ। तो ये जो फ्लैग था ये बरतानिया का है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो यहाँ पे तिजारत की गरज से आए। ठीक। और ये जो डब्बे थे, ये जो बॉक्सेस थे, ये इन्हीं में थे, इन्हीं किश्तियों में। चलें जी, आगे चलते हैं। Yes. और ये हमें एक नक्शा नजर आ रहा है, Yes. जिसमें अभी तक पाकिस्तान और इंडिया कहीं पे नजर नहीं आ रहा। एक Yes. सब कॉन्टिनेंट का है। आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये बेसिकली किस वजह से? 1912 में मैप शोइंग द सेंटर्स ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 में हम जानते हैं कि मेरठ में फौजी बगावत हुई। उन फौजी बगावत के उस टाइम आपको पता है कैमराज नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो वो इलस्ट्रेशन की गया, पिक्स की, उसका जो अफगानिस्तान के इलाके थे उनका नक्शा खींचा गया। ठीक है। यस। और आगे चलते हैं। ये है जनाब आखिरी मुगल बादशाह। हाँ जी, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। मिर्जा अबू जफर सराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर। वैसे बहुत कम लोगों को इनका पूरा नाम पता है। यस जी। अच्छा, ये तो काफी बड़ा नक्शा आ गया हमारे Yes. सामने। ये ये तो ना ना- मुझे इंडिया का लग रहा है ना पाकिस्तान ये का। ना ही इंडिया का ना ही पाकिस्तान का, ये पार्टीशन के पहले का नक्शा है। लाइक दैट आप देख सकते हैं, HINDOSTAN, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का उस टाइम का, जिसमें डिफरेंट प्रोविंसेस थे, सूबे थे, सिटीज थे, वो उस टाइम का। लाइक दैट आपकी बैक साइड पे कलकत्ता भी दिखाया गया है, ठीक हाँ, है। ये देखिए पटना भी मुझे नजर आ रहा है, Yes. पंजाब, ये इलाहाबाद 1930 में इलामा इकबाल ने यहाँ पे जो खुतबा इलाहाबाद दिया। हाँ, Yes. इलाहाबाद। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये क्या ये घर है? बेसिकली हमारी लीडरशिप की वाल है। अगर लीडरशिप की बात की जाए तो टॉप ऑफ द लीडरशिप कौन आता है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो 1948 में पाकिस्तान बनने के एक साल बाद कायद आज़म जो है बन्नू में अवाम से खिताब कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियोज़ हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये हमारे पास वीडियो कहाँ से आई, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, उन फोटोग्राफर को देखेंगे Okay. जिनकी मदद से आज हम ये वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है। और उसके- ये मुझे ये रेडियो है पाकिस्तान का। वाओ, ये रेडियो, ये कितना अर्सा पुराना है? ये 1947 आप जब से पाकिस्तान बना, उसमें आपको पता है हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? रेडियो था। हम जो कम्युनिकेट करते थे जी। हम रेडियो के थ्रू करते थे। लाइक डेट करंट इरा की बात करें, अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कोई बात कहनी हो तो वो विद इन फ्यू सेकंड्स आपको ट्विटर पे नजर आ जाएगी। लेकिन उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर क्या यूज करते थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए? रेडियो। तो ये विच इज वेरी वैसे मोस्ट इसके इम्पोर्टेंट। इसके कितने स्टेशन होते होंगे? बस मैं तो यही सोच रही हूँ कि इसके स्टेशन कितने होते होंगे। एक स्टेशन थे। इसी तरह से हमारे पास ये रेडियो है, ये बहुत नवादरात में से है। वाओ, वैसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी हालत में अभी भी ये रेडियो Yes. मौजूद है। बिल्कुल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और उसके बाद हमारे पास एक पर्सनैलिटी है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने भी आज़ादी के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। हाँ। लाइक डेट इनका नेम आते ही हमारे जहन में एक स्केच तो बनता है पॉलिटिक्स का। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया।
लाइक दैट इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी आपके पास, असबाब बगावत हिंद और इस तरह के हमारे दीवाने गालिब, इस तरह की इन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी हैं। असबाब बगावत हिंद जो बेसिकली बुक थी वो 1857 पे लिखी थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस पे। हम जानते हैं 1857 पे जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसमें जो मुजालिम ढाए गए एट द एंड ऑफ द डे मुसलमानों पे ढाए गए। तो इन्होंने एक कापी जो थी वायसराय को भेजी, इसमें हम सब शामिल थे। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई, बाद में अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी बनी 1920 में। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम यानी कि इनका ये ख्याल था कि आज़ादी अगर हासिल करनी है तो हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको तालीम से मुस्तफ़ीद होना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इस काबिल हो सकेंगे कि अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सकें। लीडरशिप वाल में हमारे पास तीसरी पर्सनैलिटी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसमें तो आप कोई डाउट ही नहीं है, शायर मशरिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगाने का इनको मकसद ये है कि हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जैसे हमारे ज़हन में आता है, हमारा जहन जो है अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, शायरी की तरफ। लेकिन इन्होंने एक और सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया, वो था हमारा पॉलिटिक्स का सेक्शन, ठीक है। इन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया। लाइक डेट जब कायद आज़म गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए तो इन्होंने खतूत लिखे कायद आज़म। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ खतूत भी नजर आ रहे हैं, अगर आप कैमरे पे ये दिखा सकते हैं तो ये दिखाइएगा कि बहुत ही छोटी छोटी इतना बारीक लिखा हुआ है कि यहाँ पे अब मैं कहती हूँ कि वाकई मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने और ये बहुत पुरानी तस्वीरें भी यहाँ पे मौजूद हैं, 1895 की भी यहाँ पे ये सारी याददाश्त मौजूद, 1891, 95। उनके जब एजुकेशन सेक्टर में जब खुद तालीम हासिल कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और देखे सेक्टर्स में से, ठीक है। ये हमारे पास पर्सनैलिटी थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ओके जी, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1940 से सारी हिस्ट्री हमारे सामने आ रही है। जी शमशेर, इसके बारे में ये हमारे पाकिस्तान टाइमलाइन का सेक्शन है, 1940 से स्टार्ट होता है और 1960 पे एंड होता है। हम जानते हैं 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, करारदाद लाहौर। उसमें हमने एक मुतालबा किया एक अलहदा रियासत का, जो एक अलहदा रियासत हमें पाकिस्तान की सूरत में मिली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री लिखी गई है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि 1944 में गांधी जी ना टॉक्स हुई। अब ये जो पिक्स हैं गांधी की हैं, ये कायद आज़म की, बेसिकली गांधी जी ना टॉक्स, गांधी जी ना लेटर्स थे, ठीक है। 1945 यहाँ पे लेटर्स भी मौजूद हैं। यस, लेटर हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। 1945 में हम देखते हैं कि इंतखाबात होते हैं और मुस्लिम लीग जो इलाके होते हैं उसमें से जीत जाती है, ठीक है। 1947 में बच्चा जानता है, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का क़याम वजूद में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ से पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट बनती है। पाकिस्तान की फर्स्ट कैबिनेट के अंदर 7 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके, पाकिस्तान ने जो 7 मिनिस्टर्स का यहाँ पे रिकॉर्ड है। यस, हम वो नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1950 में पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई जिसका नेम था पेशावर यूनिवर्सिटी, ओके। उसके बाद 1951 में जो पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनको असैसिनेट कर दिया गया। इसके बाद इसी तरह हिस्ट्री मूव ऑन करती रहती है। हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज होते रहते हैं और भी फर्स्ट डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान थे जनरल अयूब खान, यहाँ तक हमारी 1958 तक आती है। और साथ ही हम देखते हैं कि ये पिक्चर है नूरजहां की। नूरजहां को मिला निगार अवार्ड। आपको पता है पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री का नेम है लॉलीवुड, इसी तरह जैसे हर सिनेमा इंडस्ट्री अपने हीरोज को अवार्ड देता है तो नूरजहां को पहला अवार्ड दिया गया निगार अवार्ड। ओके, ये कौन सी ईयर में दिया गया? 1958 में। 1958 यस, यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है अब्दुल गफ्फार और मैं वही सोचती हूँ कि अगर हमारा पाकिस्तान ना होता तो ये कहाँ अवार्ड होने थे, ये कहाँ पे हमारे जो एक असासा है हमारे मुल्क का वो कहाँ से सराहा जाना था। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है हमारे पास अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान। बादशाह खान ने डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया लेकिन यहाँ पे डेडिकेशन थी उनके एजुकेशन के लिए। ये पश्तून रहनुमा, यस, पश्तून रहनुमा थे, उन्होंने फीमेल्स की एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया, इसीलिए डेडिकेशन उनको पेश की थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक वो कुर्सी मेज एक पूरा कमरा सजा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली ये स्टूडियो है आर्किटेक्ट। थोड़ा सा इसे आगे लेके आए, कैमरे को अगर दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है और कुछ तस्वीरें हैं। ये बेसिकली स्टूडियो है आर्किटेक्ट नसरुद्दीन मुराद खान का। नसरुद्दीन मुराद खान वो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने मीनार पाकिस्तान को बनाया, वो मार थे। ये दिखाएं। अच्छा, मुझे मेरी नॉलेज के मुताबिक मीनार पाकिस्तान का पहले एक और नक्शा मौजूद था, मतलब बनाया गया था लेकिन वो रिजेक्ट हुआ और उसके बाद मीनार पाकिस्तान इस वक्त जो असली हालत में आया हुआ है वो नक्शा डिफरेंट है। ये जो फर्स्ट मैप था वो ये था हमारे पास।
जो मीनार पाकिस्तान का था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया और दोबारा, क्योंकि हम जानते हैं जो पाकिस्तान है वो किन प्रिंसिपल और वैल्यूज़ की बेस पे बना था, इस्लामाइजेशन की, इसलिए इसको कोई गुंबद की शक्ल देगी। और इसमें फंडिंग का भी मसला था, इसलिए हमने इसको गुंबद की शक्ल दी। और ये आर्किटेक्ट हैं, ये आर्किटेक्ट है नसरुद्दीन मुराद खान, ये इनका ही स्टूडियो, इनके बारे में आप पूछ रही थी। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे जना कैप भी मुझे नजर आ रही है। ये जना कैप के मुतालिक क्या स्टोरी है? ये 1937 में बेसिकली इजलास हो रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो नवाबजादा थे मोहम्मद इस्माइल खान, उन्होंने प्रेजेंट की क़ायद आज़म को। क़ायद आज़म ने जब ये पहनी तो पूरा जो क्राउड था वो तालियों से गूंज उठा। उसके बाद क़ायद आज़म ने ये पहनना शुरू की और वहाँ से इसका नेम जिना कैप रखा। ओके, यानी कि ये 1937 के बाद से जिना कैप। यहाँ पे अच्छा, एक और चीज़, एक मुझे बहुत मजे की यहाँ पे चीज़ नजर आई है, ये देखें आप, इधर जरा लेके आए और ये देखें ये क्या है भला? लाहौर रेजोल्यूशन, करारदादे लाहौर। करारदादे लाहौर में बेसिकली हमने मुतालबा किया एक डिफरेंट, एक अलहदा रियासत का, हमें चाहिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया और वो ये करारदादे लाहौर थी जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान में खड़े हैं। और यहाँ पे जलसे की तैयारी के मुताबिक भी दिखाया जा रहा है। और ये जहाँ जिस हम ग्राउंड में खड़े हैं इसका नेम क्या है? ग्रेटर इकबाल पार्क, लेकिन इसका ओल्ड नेम था 1940 में मंटू पार्क। यहाँ पर ही जलसा हुआ, 3 रोज़ा सेशन था, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। तो यहाँ पे जलसे की तैयारी जैसी हुई, 23 मार्च जलसे की याद में जिना का खिताब क्या था वो हम देखें। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जलसे की तैयारी के लिए मैं देखना चाहूँगी। वहाँ से लोगों ने कैसे सामान उठाया, क्योंकि आसपास सामान यहाँ पड़ा हुआ था, फसलें थी, लोगों ने रातों रात फसलें काटी। अच्छा, फसलें काटी? यस। उसके बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो जलसा हुआ जिसमें बेसिकली हमने डिमांड की एक अलहदा रियासत के लिए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ तक जब हमने नेम्स पढ़े करारदादे लाहौर में, वो मेल्स के थे। ये जो वाल है हमने डेडिकेट किया फीमेल्स के लिए। लाइक डैड क़ायद आज़म की जो अपनी सिस्टर थी फातिमा जिना, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इसी तरह यहाँ पे पिक्चर है, आप देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जोहर की बेगम है अमजदी बेगम। ठीक है। वो 1940 में जलसे से खिताब कर रही हैं। उस टाइम इस्लामाइजेशन थी, एक पर्दे के अंदर, उस ड्रेस के अंदर, ड्रेस कोड में वो है 1940 में करारदादे लाहौर में। ठीक। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हम जानते हैं, क्योंकि अगर ये जमात ना बनी होती तो हम जो है एक अलहदा रियासत लेने के लिए भी कामयाब ना होते। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या आती है? एक मुसलमानों की जमात। इससे पहले कांग्रेस बन चुकी थी, लेकिन वो किसकी जमात होकर रह गई? हिंदुओं की। उसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों की जमात थी, उन्होंने मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया और इसी के थ्रू हमने, इसी जमात के थ्रू हमने पाकिस्तान हासिल किया। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने आज़ादी के मुतालिक मुकम्मल मालूमात लेनी है और समझना है ठीक अंदाज से कि आज़ादी हमने कितनी मुश्किल से हासिल की, तो आप सबको यहाँ पे इस म्यूज़ियम का लाजमी रुख करना चाहिए, देखना चाहिए। अपने जो जनरेशन है, हमारी न्यू जनरेशन, उसको पता होना चाहिए कि हमने कितनी मुश्किलों से, कितनी मेहनतों से, कितनी कुर्बानियों के बाद अपना मुल्क हासिल किया है। इसमें वो तमाम पुरानी यादें मौजूद हैं जो कि थोड़ी सी दर्द भरी भी हैं और हमारी शान शौकत को भी प्रेजेंट करती है कि हमारे आबाओ अजदाद ने किस तरह से बावकार तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, हिम्मत और हौसले से काम लिया है और अपना मुल्क हासिल किया है। और नो डाउट कि सिर्फ रहनुमा नहीं, सिर्फ रहनुमा के साथ जब बाकी की पूरी आवाम मिलती है तो फिर ही एक बड़े मकसद में कामयाबी हासिल हो सकती है। सो आगे चलते हैं हम यहाँ पे। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था 1944 में कि वो लेटर्स कहाँ हैं? हाँ जी, अब फाइनली हम उन लेटर्स को देखेंगे। हमने उनको डिजिटलाइज कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं जो कागज से उन्होंने एक दिन खत्म हो जाना था, हमने उनको फॉर एवर के लिए डिजिटलाइज कर दिया। इफ यू वांट टू रीड देम इन इंग्लिश, इट विल अपीयर इन इंग्लिश। ये हमारे पास गांधी जी ना टॉक्स के वो लेटर्स थे। बेसिकली 1944 सितंबर में ये टॉक्स हुई और वो टॉक्स जो थे वो लेटर्स थे, वो खतूत लिखे गए। जो गांधी था उनका मुद्दा ये था कि आपने जो 1940 में एक बात की थी अलहदा रियासत की, आप उसको छोड़ दें, हम आज़ादी लेते हैं ब्रिटिशर से, उसके बाद जो है आप हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन जाइएगा। लेकिन इन सारे लेटर्स की थीम आपको ये समझ आएगी, क़ायद आज़म अपने एक ही पॉइंट पे थे और वो क्या पॉइंट था कि हमें एक अलहदा रियासत चाहिए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे तो कभी भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे यहाँ पे वाह, गांधी और क़ायद आज़म की एक स्टैचू पूरा बनाया हुआ है। अच्छा, ये आप बता सकते हैं ये बनाया किसने है? जी, ये हमने बनाया बेसिकली क्योंकि सिटीजन आर्काइव ऑफ पाकिस्तान जो है वो काम कर रही है। आपको बताया हम एक टेबल मेज से उठकर एक म्यूजियम का सफ़र हमने तय किया, तो हमारी टीम को डेडिकेशन दी जाती है कि उन्होंने ये बनाया। अच्छा,
यहाँ पे अच्छा, वो ये लेटर्स बहुत थे पुराने खतूत जिनको और- हमने डिजिटलाइज कर दिया यहाँ हाँ, पे अब ये फॉरएवर, हमेशा के लिए। बिल्कुल ये आपको कागज देखते हैं इतने ये खस्ता फटता हो जा चुके रहा है। हैं, Yes. बहुत खस्ता होता जाए। मेरे ख्याल में अगर आप इसको लेमिनेशन करवा दे तो Yes. ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब हमें इसकी लेमिनेशन जरूर करवाएंगे, हाँ। टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया, ये हमेशा के लिए हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल। बहुत से ऐसे हम- विजिटर्स आते हैं बिल्कुल। जो चाहते हैं कि वो इसको पकड़ के पकड़ के देखें, देखें, इनको तो देखें, फिर बिल्कुल। इस तरह से ये और ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये इनका हॉल नंबर 2 है और Yes. यहाँ पे 1947 के फसादात के मुतालिक सारी बेसिकली चीजें इसका नेम बताएंगे। है जर्नी। यहाँ पर दिखाइएगा जर्नी टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ सफर। मैंने आपको कहा था जब हम वीडियोस देख रहे थे कायदे आजम की, मैंने कहा था हमारे पास ये वीडियोस कहाँ से आए। बिल्कुल। तो ये फोटोग्राफर थे FE चौधरी, फास्टन एल्मर चौधरी, अच्छा, जिनकी मदद से आज हम ये कायदे आजम की वीडियोस, माइग्रेशन की वीडियोस, 1947 में ट्रेन की वीडियोस हाँ। हम देख पा रहे हैं। इन्हें 20+ यानी कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले। उस वक्त इनकी यहाँ पे पैदाइश लिखी हुई है 1909। यस अच्छा, ये क्या वही कैमरा है जिससे वीडियो बनाई है? यस, ये वो रियल कैमरा है 1947 में, जिसमें हम कायदे आजम की आज वीडियोस देख रहे हैं। 1948 में बन्नू में उसके अवाम से खिताब देख रहे हैं, हम माइग्रेशन के लोगों की वो वीडियोस देख रहे हैं। तो ये वो कैमरा था जिसमें वैसे फिल्म कैसे डलती होगी, किस तरह से ये वीडियोस बनती हाँ, होंगी। बिल्कुल। बहुत मुश्किल का काम था। ओके जी, ये वो कैमरा है जो इतने साल पुराना होने के बावजूद, मतलब इतनी देर पहले Yes. ये सारी टेक्नोलॉजी इतनी थी बिल्कुल। कि इतनी क्लियर तस्वीरें आई क्लियर हैं उसके तस्वीरें, अंदर। और ये कोई AI जनरेटेड पिक्स नहीं है, ये रियल पिक्स हैं जो इस कैमरे की मदद से खींची गई हैं। आपको ट्रेन की प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन था जिससे लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे आए। और उस ट्रेन का सफर भी बहुत दर्दनाक सा है बिल्कुल। कि कई ट्रेनें कटी हुई आपके सामने आई हैं। बिल्कुल पेश नजर फसादात आती हैं। इतने ज्यादा Yes. हुए हैं। आगे जाके हम वाघा स्टेशन भी देखेंगे, हमारा सेक्शन है, उसमें भी हम देखेंगे कैसे लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आए इंडिया टू पाकिस्तान बिल्कुल। और पाकिस्तान टू अच्छा, इंडिया। बिल्कुल स्टार्ट में जो आपने दिखाया था कि वो कुर्तों की तस्वीर, वो कुर्ते Yes. दिखाए थे, वो लिबास सारे Yes. दिखाए थे। अब अगर आप इस तस्वीर की तरफ देखें तो पता जी, चलता है बिल्कुल। कि लोगों के पास तो उस वक्त कपड़े भी नहीं थे पहनने के बिल्कुल। लिए, गुर्बत थी इतनी बिल्कुल। और बदहाली थी इतनी ज्यादा कि लोगों को अपना तो होश ही कोई और नहीं इन था। लोगों का जज्बा कि वो सब कुछ छोड़कर अपना सब कुछ बेसर सामान यहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल। पाकिस्तान पहुंचे, और इन्होंने इंडिया में माइग्रेशन जो की। बहुत लोग रईस थे वो यहाँ पे आके बिल्कुल कोड़ी कोड़ी के बिल्कुल। मोहताज हुए थे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हम बेसिकली ये आपने लिखा हुआ है सुनने के लिए क्या यस, है? अमीन मुमताज, मैंने आपको बताया था हमारा एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है। आज अमीन मुमताज जो थे उस टाइम इनका पैदाइश का साल भी लिखा गया है। अब इन्होंने उस टाइम हमारे जो ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है वो उनके पास गया, टीम हमारी गई, तो उन्होंने रिकॉर्ड की वो इनकी ऑडियो सारी कि कैसे लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए, उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, ठीक है, माइग्रेशन के टाइम्स। ये उस टाइम जिंदा थे, इन्होंने अपनी आंखों से सारा कुछ हाल देखा जब लोग माइग्रेट करके आ रहे थे। अब हमारे पास इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 1947 फसादात। हम जानते हैं जो माइग्रेशन थी वो दोनों तरफ से हो रही थी, बिल्कुल, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया। तो यहाँ से जो लोग जा रहे थे वो बहुत जाहिल थे, हिंदूज जो थे उन्होंने अपना घर बार सब कुछ जला दिया, क्योंकि वो चाहते थे जो मुसलमान यहाँ पे आ रहे थे इंडिया टू वो पाकिस्तान किसी तौर पे फायदा हासिल ना कर सके। वो रह ना सके। तो लाहौर के अंदर कोई ऐसा घर नहीं था जो रहने के काबिल हो, तो वो लोग जो यहाँ पर पहुंचे, डिफ्यूजीज महाजरीन हमारे, वो एक टेंट के अंदर रह रहे थे। आई नाज़रीन, 1947 के फसादात में देखा कि कितनी मुश्किलों से हमें इतनी कुर्बानियां देने के बाद आज़ादी हासिल हुई है, नसीब हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैची मुझे नजर आ रही है। Yes. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1947 में जो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो था ट्रेन। बिल्कुल। ट्रेन के थ्रू लोग आ रहे थे, माइग्रेशन हो रही थी इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया। उनके पास इस तरह के बॉक्सेस थे, जो हमारे पास दर्जा था, दर्जा अव्वल, दर्जा दोइम, दर्जा सोइम। तो लोग इन अटैची केसेस में कुछ जो अपना सामान ला सके अच्छा, वो ये लेके लकड़ी आ के रहे भी थे। हैं? लकड़ी यस, की हैं? लकड़ी के भी हैं, दूसरे भी हैं। ये उस टाइम क्या 1947 में जो माइग्रेशन अच्छा, ये मुझे ट्रेन का डब्बा भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया, हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास ट्रेन के थ्रू वो माइग्रेशन हुई थी। हाँ जी। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। अब तो PR अब तो PR होता है पाकिस्तान रेलवे के नेम से। तो उस टाइम जो हमारे पास आई, तो यहाँ पे हमने बेसिकली वर्चुअल रियलिटी दिखाए थे। जैसे वर्चुअल रियलिटी क्या है, बेसिकली एक 3D है, जिसमें हम 1947 में जो माइग्रेशन हुई थी उसमें जो फसादात हुए थे वो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम 1947 में चले गए हैं, और वो जो फसादात थे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छा, मैं Yes. चल के देख। जी आप जा सकते। ओके जी, यहाँ पे मुझे जो सबसे पहले एक नजर पड़ी है, यहाँ पे जुर्माना 5 आने। जुर्माना 5 आने, जैसे कि वो स्टक करके रोक देते हैं। हाँ। उस टाइम अगर इसको रोक दिया जाए
तो अगर कोई आपके पास इमरजेंसी ना हो तो उस टाइम 5 आने आपको जुर्माना होता था 1947 में। अच्छा। यस, ये उस टाइम का था कि इस तरह उसको पुल किया जाता था और ये रुक पड़ती थी इमरजेंसी की सिचुएशन में। हमारे पास ये होता था। और ये हमारे पास उस ट्रेन का एक डिब्बा है 1947 में जो माइग्रेशन हुई थी, उसको हमने मॉडिफाई करके यहाँ पे रखा है। उस वक्त इस तरह की लाइट्स होती थी डब्बे में? यस, लाइट्स तो होती थी, लेकिन जो कुछ हमारे पास जो है हमने न्यू टेक्निक्स इसमें यूज़ किया लाइक दैट मॉडर्न इरा के अंदर इसे दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली दिखा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी बेसिकली एक 3D सेक्शन है जिसमें हम 1947 में जो माइग्रेशन हुई थी जी। उसको हम जब हम ये जो मास्क हैं ये हम जब पहनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम 1947 के इरा के अंदर जो हम दाखिल हो गए हैं। अच्छा, ओके, हाँ, उस ठीक है। टाइम के जो फसादात थे हमने वीडियोस में देखे थे, लेकिन इसको पहनने के बाद हम 3D ऐसे लगता है कि हम उस इरा में दाखिल इसका हो मतलब गए। है इस डब्बे से जब बाहर निकलता है कोई भी शख्स, ये देखने के बाद Yeah. वो पूरी तरह हिल चुका वो होता है। 47 में चला जाता है। 47 में ऐसे चला ही है। जाता है और डेफिनेटली बिल्कुल। उन सारी चीजों को बर्दाश्त करना, देखना बिल्कुल। बहुत हौसले और This is हिम्मत very की बात difficult है। work. बिल्कुल। आज हम तो आज़ादी की फ़ज़ा में बिल्कुल। सांस ले रहे हैं ना, तो हमें बिल्कुल। उस तरह का महसूस नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन असल चीज़ वो है कि जब आज़ादी में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की फ़ज़ा में, तो हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वाकई हम इतनी कुर्बानियाँ दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि आपने देखा ट्रेन में 1947 में जो हम वर्चुअल रियलिटी दिखाते हैं, मुझे यहाँ पे एक और सेक्शन नजर आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ तस्वीर बेसिकली इस सेक्शन का नेम है रिफ्यूजीज महाजरीन। महाजरीन वो वो थे, महाजरीन जो Yes. मेरे ख्याल में लाखों ऐसे महाजरीन थे जिनको Yes. अपनी मंजिल नहीं मिली। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी हिजरत हुई थी इंसानी तारीख के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, वो जो लोग माइग्रेट करके आए इंडिया टू पाकिस्तान, हमने फसादात सेक्शन में देखा कि जहाँ पे लाहौर में और बाकी इलाकों में कोई भी ऐसा घर नहीं था जो रहने के काबिल हो, तो वहाँ से जो लोग माइग्रेट करके आए वो इस एक टेंट में रह रहे थे। अच्छा, ये ऐसे टेंट्स लगे हुए थे जिनके अंदर वो लोग सरवाइव कर रहे थे। आप इमेजिन करें इस टेंट में एक फैमिली सरवाइव कर रही थी जिसके 6 to 7 मेंबर्स थे। तो वो किस तरह हाउ से यहाँ पे डिफिकल्ट, रहते देखिए होंगे? एक चारपाई है, लोग नीचे जो सोते थे और बहुत मुश्किल में उन्होंने जो है, इसीलिए हम लेकिन कहते उसके हैं बावजूद भी अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत, इतना उसके साथ लगाव था। बिल्कुल, आप उन लोगों को जो इमेजिन नहीं कर सकते, उनकी जो डेडिकेशन थी पाकिस्तान के लिए, जो कोई कुर्बानियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत अजीम थी। उन लोगों को सही कीमत पता थी कि आज़ादी क्या होती है। बिल्कुल। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरह इसके बाद रिफ्यूजीज़ के बाद हमारा जो सेक्शन है नेक्स्ट, उसका नेम है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में हमने पहले देखा कि हमारे पास हुकूमत पाकिस्तान जब बनती है 1947 में, उसमें बेसिकली हमारे पास 7 मिनिस्टर्स आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाबजादा लियाकत अली खान, इनको तो बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का। उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन्हें दी गई। उसके बाद गजनफर अली खान, इनको एक इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री थी वो थी सेहत की भी और फूड एंड एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो लोग माइग्रेट करके आए बेसिकली वो टेंट्स में गुजारा तो कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट उन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए। और पाकिस्तान जो डिपेंडेबल ज़्यादा ज़राअत पे कर रहा था, तो इनके पास एक बहुत अहम मिनिस्ट्री थी, उनका नेम था मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद आपको पता है जब एक नई रियासत बनती है उसको उठने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री दी कि फजलुर रहमान को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ये बेसिकली इनका ताल्लुक ढाका से था। उसके बाद सर मलिक गुलाम मोहम्मद, इनकी एजुकेशन भी फाइनेंस में थी, इनको फाइनेंस की मिनिस्ट्री दी, बिल्कुल वजीर ख़जाना बनाया गया। उसके बाद आई चुंदरीगार, यहाँ पे ये मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपने इनका नेम सुना होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने। आई चुंदरीगार, इनको बेसिकली मिनिस्ट्री देगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड वर्क्स, तजारत और सनत। यस। उसके बाद ये तो थे 6 मुस्लिम्स। हमारे पास एक नॉन मुस्लिम भी थे, जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल जो थे पाकिस्तान की जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें एक नॉन मुस्लिम थे, उनकी मिनिस्ट्री देखी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, क्योंकि क़ायद आज़म ने हर प्लेटफॉर्म पे जो माइनॉरिटीज़ थी हमारी उनको रिप्रेजेंट किया। जैसा कि हम पाकिस्तान का फर्स्ट फ्लैग देखते हैं, फ्लैग को चेंज कर दिया गया, ग्रीन से उसका वाइट पैट ऐड किया गया, क्यों? फॉर माइनॉरिटीज़, अक़लियतों के लिए। हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये मुझे फिर एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसमें बेसिकली क़ायद आज़म की स्पीच है। क़ायद आज़म ने जो स्पीच की थी, इसी तरह जगह जगह पे आपको म्यूज़ियम में मिलेंगी, ये रेडियोस भी हैं। इससे पहले भी हमने देखा था। क्या मैं ये स्पीच सुन सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं। ये क़ायद आज़म की रियल वॉइस है जो हम सुन रहे हैं, और ये डिफरेंट फोटोग्राफर्स थे लाइक दैट F.E. चौधरी, जो हमने पीछे देखा, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की। इसी तरह और भी फोटोग्राफर थे, कैमरामैन थे, जिनकी वजह से आज हमारे पास क़ायद आज़म की वीडियोस हैं। An opportunity to address the people through the medium of the PowerPoint.
सो कितनी बावकार आवाज़ थी उनकी, और उस वक्त भी एक जोश जज्बा था, बिल्कुल, उनकी ऐसे आवाज़ ही से है। भी छलकता था। अच्छा, यहाँ पे हमारे coins- पास कॉइन्स कलेक्शन है। बहुत सारे लोगों की हॉबी भी होती है, मशगला भी होता है कॉइन्स को कलेक्ट करना। ऐसा ही। तो ये प्री पार्टीशन तकसीम से पहले के और तकसीम के बाद, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में जो कॉइन्स थे हमारे पास, जो सिक्के थे वो इस तरह के थे। अब हमने इसमें क्या किया, डिजिटलाइज किया। अब जिस पे भी आप क्लिक करते जी। हैं उस सिक्के का आपको कॉइन का वेट, उसका वजन, उसका मटेरियल, सर्कुलेशन डेट, शेप, मिंटिंग ईयर, डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाती है। एंड यू कैन आल्सो रोटेट। ओह अच्छा। यस। अच्छा ये शेर, अब ये देखें, जॉर्ज 6 जो थे उस टाइम बरतानिया में किंग थे, ठीक है। 1946 टू 1947 पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, ठीक है। उस टाइम ये कॉइन जो था वो यूज़ हो रहा था, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान बनने से पहले। और पाकिस्तान बनने के बाद के भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान बनने के बाद वाले जरा Yes. देखते हैं। अच्छा ये रिंग वाला, यस, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली 1 पैसा, इसका जो वेट था वो था 2 ग्राम, मटेरियल इसमें ब्रोंज का यूज़ हुआ था। ये बेसिकली 1 पैसा है हमारे और पास। ये क्यों बताया गया है कि ये सिर्फ 4 साल के लिए? इसमें हम देखते हैं कि जो करेंसी है वो चेंज होती है, क्योंकि पहला जो बैंक था हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, उसके बाद जो करेंसी है इसमें अपडेशन हम लेके आए। आए। इसमें भी क़ायद आज़म की जो है स्पीच आपको सुनाई दे इसमें रही भी है। आवाज़, यस, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। क्या इसमें भी कायदे आज़म की यस, speech है? बिल्कुल। उस टाइम आपको पता है ऐसे टेलीफोन जो थे वो यूज़ किए जाते थे। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे एक ऑफिस भी नजर आ Yes. रहा है, और बहुत सादा सा है ऑफिस। एक जी, घड़ी नजर बिल्कुल। आ रही है, एक तस्वीर, एक पंखा, जी, और बिल्कुल। ये टाइपराइटर। बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिस थे वो इस तरह के होते थे। लाइक दैट ये किसी 16 या 17 ग्रेड अफसर का दफ्तर नहीं है। ये अच्छा। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो थे उनका दफ्तर ऐसा था। ओहो। मींस कि हमने कितने बुरे हालात में जो है सरवाइव किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरवाइव कर रहे हैं। आप ये देख रही हैं, एक कांटे। हाँ जी। मॉडर्न इरा के अंदर अगर हमने पेपर्स को कंबाइन करना हो, हम स्टेपल्स यूज़ करते हैं, पिन्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम हम ये कांटे यूज़ करते थे। कांटे मतलब पेपर्स को कंबाइन करने के लिए। उस टाइम टाइपराइटर और इसके अंदर अलावा जो दूसरे रेडियो था, आपको पता है, कम्युनिकेशन के लिए। तो इतने बुरे हालात और थे। ये स्टैम्प भी, यस, बिल्कुल। स्टैम्प इस तरह यूज होती है। ओके। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, इसका नेम है पासपोर्ट द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। आपका पासपोर्ट बना हुआ है? यस, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। वैसे आजकल तो पासपोर्ट जल्दी मिलते नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या उस दौर में मिलते थे जल्दी? जी मिल जाते थे। और कैसे मिलते थे हम यहाँ पे उसकी हिस्ट्री देखेंगे। जो पाकिस्तान का फर्स्ट पासपोर्ट थे वो एक फैमिली का कलेक्टिव पासपोर्ट बनता था। मींस हस्बैंड, वाइफ और बच्चों का एक ही पासपोर्ट बनता था। अच्छा। और लाइक दैट, यानी कि अगर उनमें से अगर 2 लोगों ने सफर करना है तो वो ही एक ही पासपोर्ट यूज करेंगे, इस्तेमाल अच्छा। करेंगे। आपकी बैक साइड में पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनका ये पासपोर्ट है। बेसिकली कंजर्वेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है कराची म्यूजियम के अंदर। अच्छा, ये देखने वाला है जनाब। यहाँ पे क्या 1949 का ये यस, बना हुआ है। पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम थे शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का पासपोर्ट और सफारती वीज़ा भी था। ओके जी, ये तो थे लियाकत अली खान के पासपोर्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नए पासपोर्ट के लिए ज़रूरियात क्या क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि दरखास्त नामा, परमिट कार्ड यानी इमरजेंसी कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट जारी करने के लिए 80 रुपये फीस Yes, हुआ करती थी, बिल्कुल। यानी कि उस दौर में सिर्फ 80 रुपये, और बिल्कुल। आजकल तो हज़ारों। Yes, और जनाब ये तो बन गया हमारा पासपोर्ट। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट बन जाता है और लोग बाहर के मुल्क हिजरत कर जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट की अहमियत उस बिल्कुल, दौर में importance। शायद उतनी नहीं थी, अब बिल्कुल, ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन इस वजह से क्योंकि उस दौर के लोगों में जो हिजरत करके आए थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी, बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक तरह से अपना सब कुछ लुटा दिया बिल्कुल। था। तो वो अगर पाकिस्तान छोड़ते भी थे थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल। वापस फिर अपने मुल्क की तरफ मुल्क की लौट तरफ आते थे, मुल्क की बिल्कुल। मोहब्बत में। सो अल्लाह ताला हम सब में एक मोहब्बत का जज्बा अपने मुल्क के साथ कायम और दायम रखे। और शमशीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूरे पाकिस्तान की एक तरह की हिस्ट्री बता दी है, एक हिजरत का भी सफ़र बता दिया है आपने, जंगो आज़ादी और वो सब चीज़ें, ऑल इंडिया 1947 उससे पहले प्री पार्टीशन, पहले कि आपने मुझे सब पार्टीशन के बता अलावा, दी है। बिल्कुल। सो नाजरीन, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आप लोगों को भी इस जगह का विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन को पता चले कि पाकिस्तान आराम से थाली में रख के हमको नहीं मिल गया। हमने बहुत कुर्बानियाँ, बहुत मेहनत की है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोशिशें भी शामिल हैं, सोच भी शामिल है, और जिसे कहना चाहिए कि हम सबकी दुआएं भी शामिल हैं। बहरहाल, अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए।
पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।